गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो पिछली क्लास में अपन ने बात की थी प्रवास के प्रकारों को लेकर के, जिसमें प्रवास के दो भाग पड़े थे, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास और दूसरा अंतर्देशीय प्रवास। जिसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। आज अपन बात करेंगे अंतर्देशीय प्रवास। देखो, अंतर्देशीय प्रवास किसको कहेंगे कि ऐसा प्रवास जो देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर ही संपन्न होता है, या कहें कि देश की भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत होने वाली प्रवास प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंतर्देशीय प्रवास कहलाती है। अंतर्देशीय प्रवास को दो भागों में बांटा गया है। अगर इसके दो भाग, फर्स्ट नंबर में अंतरप्रांतीय प्रवास और सेकंड नंबर पे स्थानीय प्रवास। जब अंतरप्रांतीय प्रवास किसको कहेंगे कि देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर ही अपन बात करेंगे, क्योंकि अंतर्देशीय प्रवास पड़ रहे हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच होने वाली जो प्रवास प्रक्रिया है, उन प्रवास प्रक्रियाओं को क्या कहेंगे? अंतरप्रांतीय प्रवास कहेंगे। कि एक राज्य से, जैसे राजस्थान से व्यक्ति कुछ प्रवासी होकर के केरल चला जाए, तमिलनाडु चला जाए, तो प्रवास तो हो गया, लेकिन एक राज्य से दूसरे राज्य में हो गया। ऐसे जो प्रवास प्रक्रिया हैं वो क्या कहलाएंगे? अंतरप्रांतीय प्रवास। जैसे उत्तर प्रदेश व हरियाणा के क्षेत्रों से उत्प्रवास हुआ और उत्प्रवास होकर के आबादी कहाँ चली गई? दिल्ली। तो दिल्ली में कौन सी प्रक्रिया संपन्न हो गई? आप्रवास। कि हरियाणा व यूपी के क्षेत्रों से उत्प्रवास होकर के आबादी कहाँ स्थानांतरित हो गई? दिल्ली के क्षेत्रों। तो दिल्ली में कौन सी प्रक्रिया हो गई? आप्रवास की प्रक्रिया संपन्न हो गई। जैसे राजस्थान से उत्प्रवासित होकर के आबादी महाराष्ट्र व गुजरात के क्षेत्रों की ओर स्थानांतरित होगी। तो ऐसा जो प्रवास होगा वो प्रवास भी किसमें काउंट किया जाएगा? अंतरप्रांतीय प्रवास में काउंट किया जाएगा। अब ये तो अपने जैसे भारत के संदर्भ में बात की, जैसे अपन यूएसए, उत्तर अमेरिका का भाग जो संयुक्त राज्य अमेरिका, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में आधुनिक समय की बात की जाए, जब यूरोपीय क्षेत्रों से प्रवास की प्रक्रिया संपन्न हुई, तो उस समय अवधि के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका का जो पूर्वी तटीय भाग है, उस पूर्वी तटीय भाग में सघन जनसंख्या पाई गई। तो इसका मतलब जनसंख्या का जो जमाव रहा वो सर्वाधिक कौन से क्षेत्रों में रहा? पूर्वी तट पर, यानी पूर्वी तट पर सर्वाधिक जनसंख्या का जमाव हुआ। अब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी तो जनसंख्या का दबाव बढ़ा। दूसरा कारण क्या हुआ कि यातायात परिवहन प्रक्रिया संपन्न होने लगी, और परिवहन प्रक्रिया संपन्न हुई तो जनसंख्या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्रों की ओर विस्थापित होने लग गई। तो पूर्वी तट से जनसंख्या किस ओर बढ़ने लग गई? मध्य व पश्चिमी क्षेत्रों की ओर जनसंख्या उत्प्रवासित होने लग गई।
कि यूएसए के क्षेत्र से या अपनी कहें कि पूर्वी तटीय क्षेत्र से जनसंख्या का दबाव और यातायात के साधन प्रारंभ होने के साथ जनसंख्या किस ओर बढ़ गई, यूएसए के मध्यवर्ती क्षेत्र या पश्चिमी क्षेत्रों की ओर विस्थापित होने लग गई। अब अंतर प्रांतीय क्षेत्रों की बात करें कि 1917 में रूस में क्रांति हुई, रूस के क्षेत्र में क्रांति हुई। तो आरंभिक समय अवधि के दौरान रूस का पश्चिमी क्षेत्र, रूस का पूर्वी क्षेत्र, इन क्षेत्रों में सघन आबादी पाई गई कि रूस का पश्चिमी क्षेत्र और रूस का पूर्वी क्षेत्र, दोनों ही जो क्षेत्र थे अपने आप में कैसे थे, सघन आबादी से युक्त थे। कि रूस के मध्यवर्ती क्षेत्र या रूस के उत्तरी क्षेत्रों में विरल आबादी थी। जैसे ही जनसंख्या का जमाव हुआ या उत्पादन के क्षेत्र बढ़े या रोजगार के स्रोत जैसे जैसे विकसित होते गए, तो इस 1917 की क्रांति के बाद, 1917 की क्रांति के बाद रूस की जो आबादी थी वो साइबेरिया के जो कृषि फार्म थे, साइबेरिया के कृषि फार्म, उन क्षेत्रों को विस्थापित होने लगे। तो उत्प्रवास की प्रक्रिया रूस के पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों से उत्प्रवास की प्रक्रिया 1917 की क्रांति के बाद, और आप्रवास की प्रक्रिया कौन से क्षेत्रों की ओर होगी, साइबेरिया के जो कृषि फार्म थे उन कृषि फार्मों की ओर आबादी आकर्षित होने लगी। अंतर्देशीय प्रवास का पहला भाग। सेकंड नंबर की बात करें स्थानीय प्रवास। अब देखो स्थानीय प्रवास किसको कहेंगे कि एक राज्य और एक ही राज्य के विभिन्न जनपद, जनपद या छोटे क्षेत्र बोल सकते हैं, कि एक ही राज्य के विभिन्न जनपदों में जनसंख्या में प्रवास की प्रक्रिया संपन्न होना क्या कहलाएगा, स्थानीय प्रवास कहलाएगा। कि एक ही राज्य में जैसे 10 जनपद, तो एक जनपद से दूसरे जनपद में जनसंख्या का विस्थापन होना क्या कहलाएगा, स्थानीय प्रवास। अब देखो अपन दोनों क्षेत्रों की कॉमन रूप में बात करें कि अंतर्देशीय जो प्रवास की जो प्रक्रियाएं संपन्न हुई, तो उनके पीछे मूलभूत जो कारण बने वो कारण कौन से बने। देखो अपन इन दोनों ही क्षेत्रों की बात कर रहे हैं। तो इनका जो कारण बना वो कारण क्या बना, जैसे फर्स्ट नंबर पे रोजगार, या अपन ये कह सकते हैं कि आय में बढ़ोतरी कर दी, आय को बढ़ाया जाए जिससे कि मानव अनिवार्य और ऐच्छिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। दूसरा जो कारण बना वो कारण क्या बना, जैसे उच्च शिक्षा प्राप्त करना, कि कोई राज्य पिछड़ा है, अब उसमें उच्च शिक्षण सुविधाएं या तकनीकी शिक्षा, प्रौद्योगिकी शिक्षा उन क्षेत्रों में विकसित नहीं, तो व्यक्ति उन क्षेत्रों की शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूसरे राज्यों में गमन कर जाता है। तो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए या रोजगार प्राप्त करने के लिए या अपनी आय को बढ़ाने के लिए व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्यों की ओर या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्रों की ओर गमन कर जाता है। तो ये अंतर्देशीय प्रवास के सबसे क्या बने, प्रमुख कारण बने। क्लियर है? अब देखो अपन अंतरराष्ट्रीय प्रवास पढ़ चुके और अंतर्देशीय प्रवास।
अब ये जो प्रवास प्रक्रिया संपन्न हुई तो इनका जो परिणाम होगा वो परिणाम क्या होगा? अब अपन बात करेंगे परिणाम। देखो हम बात करेंगे प्रवास के परिणाम। देखो प्रवास अंतरराष्ट्रीय हो या राष्ट्रीय या अंतर्देशीय, तो प्रवास का प्रभाव किसी न किसी रूप में पड़ेगा। तो सबसे फर्स्ट नंबर पर प्रवास के जो परिणाम होंगे क्या होगा कि जनसंख्या का जो संतुलन है वो संतुलन बिगड़ेगा। जनसंख्या संतुलन सबसे पहला प्रभाव क्या होगा? जनसंख्या का संतुलन बिगड़ेगा। जैसे हम बात करें कि 1971 में भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच में युद्धात्मक स्थितियां हुई और उस युद्ध का परिणाम क्या हुआ कि बांग्लादेश की जो आबादी थी लगभग 80,000 लोग भारत के पूर्वी क्षेत्रों में आकर के बस गए। तो उन क्षेत्रों में जनसंख्या का दबाव हो गया और जिन क्षेत्रों से जनसंख्या विस्थापित हुई तो वहां जनसंख्या विरल हो गई। तो जनसंख्या का जो संतुलन है वो संतुलन क्या होगा? खराब होगा। दूसरा परिणाम क्या होगा वो हमें किस रूप में देखने को मिलेगा? आवास, कि जिन क्षेत्रों में जनसंख्या का दबाव बढ़ेगा तो वहां आवासीय समस्याएं उत्पन्न होंगी। जैसे अपन भारत के 4 बड़े महानगर जैसे दिल्ली है, कोलकाता है, मुंबई है, चेन्नई है, इनकी बात करें तो वहाँ वर्तमान में आवासीय समस्या देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ आवास की प्रक्रिया ज़्यादा संभव हुई और आवास हुआ तो जनसंख्या सघन रूप में पाई गई। तो ऐसी स्थिति में आवासीय समस्या उन क्षेत्रों में उत्पन्न हुई। इसी के साथ साथ तीसरा जो परिणाम है वो किसके ऊपर देखने को मिलेगा? संस्कृति, या आप कह सकते हैं संस्कृति का प्रसार। देखो खान पान, रहन सहन, वेशभूषा इनमें भी परिवर्तन देखने को मिलता है कि जैसे भारतीय मूल के व्यक्ति किसी दूसरे देश में जाते हैं तो भारतीय लोगों का खान पान, वेशभूषा, रहन सहन उन क्षेत्रों से भिन्न होगी तो उसका प्रभाव उन क्षेत्रों पर पड़ेगा। या भारतीय व्यक्ति अपनी संस्कृति में यदि उनको उन क्षेत्रों की संस्कृति अच्छी लगी तो ऐसी स्थिति में वो अपना खान पान, वेशभूषा या रहन सहन में परिवर्तन कर देंगे। और यदि उनको भारतीय मूल की संस्कृति पसंद आई तो वो अपनी संस्कृति में क्या कर देंगे? परिवर्तन कर देंगे। इसी के साथ साथ अगला परिणाम होगा धर्म परिवर्तन। देखो व्यक्ति अपने मूल स्थान को छोड़कर के या अपने देश को छोड़कर के अन्य देशों की ओर जाता है तो ऐसी स्थिति में धर्म में परिवर्तन भी देखने को मिलता है। और परिणाम क्या हो सकते हैं? जैसे रोजगार, कि व्यक्ति अपने मूल स्थान को छोड़कर के अन्य क्षेत्रों की ओर जाता है तो व्यक्ति कब जाएगा? रोजगार प्राप्त करने के लिए। तो जिस क्षेत्र में आवास की प्रक्रिया संपन्न हुई तो वहां रोजगार के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। विपरीत कैसे? कि जब जनसंख्या अधिक होगी तो लोगों की कार्यकुशलता या वेतन में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में वहां बेरोजगारी की स्थितियां भी उत्पन्न हो सकती है।
इसके अलावा और प्रभाव क्या हो सकते हैं, जैसे गरीबी को लेकर की बात करें कि जिस क्षेत्र से जनसंख्या उत्प्रवास कर रही है और जिस क्षेत्र में अप्रवासित हो रही है, तो उत्प्रवासित होने वाले स्थान पर भी गरीबी उत्पन्न हो सकती है और जहां अप्रवास हो रहा है तो उन क्षेत्रों में भी गरीबी उत्पन्न हो सकती है। अब वो कैसे गरीबी उत्प्रवास के क्षेत्रों में कैसे हुई कि जहां से उत्प्रवास की प्रक्रिया संपन्न हुई तो वहां आबादी कम होगी और आबादी कम होगी तो परिवहन के साधन भी कम हो जाएंगे, उत्पादन के स्रोत भी कम हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में रोजगार धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, तो वहाँ गरीबी की स्थितियाँ उत्पन्न होने लग जाएंगी। और जहाँ जनसंख्या अप्रवासित हुई तो वहाँ जब कार्य की क्षमता में यदि लोगों की संख्या ज़्यादा होगी तो ऐसी स्थिति में लोगों का उद्योगपति वेतन क्या कर देंगे, कम कर देंगे और वेतन कम होगा तो ऐसी स्थिति में भी गरीबी की स्थितियां देखने को मिलती है। इसी के साथ तकनीकी कुशलताएं, तकनीक में परिवर्तन देखने को मिलेगा। जैसे प्रवास की प्रक्रिया संपन्न होगी तो तकनीक में परिवर्तन, जैसे जापान से व्यक्ति प्रवासित होकर के अन्य क्षेत्रों की ओर जाएगा तो जापान अपने आप में एक विकसित देश है और विकसित जो देश है वहाँ से यदि व्यक्ति प्रवासित हो रहा है तो क्यों हो रहा है कि वहाँ जनसंख्या का दबाव हो सकता है या आवासीय समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो ऐसी स्थिति को लेकर के व्यक्ति अच्छा एजुकेटेड या तकनीकी कुशलताओं में परिणत होते हुए भी वो उत्प्रवास करेगा। तो जिन क्षेत्रों में जाएगा तो नए संसाधनों की खोज करेगा, उत्पादन प्रक्रियाओं को बढ़ावा देगा, रोजगार के साधन बढ़ाएगा। तो जहाँ वो अप्रवासित हुआ तो वहाँ रोजगार के साधनों में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी और तकनीकी कुशलताएं धीरे धीरे उसके संदर्भ में जो भी व्यक्ति आएंगे वो भी अपने तकनीक क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे। तो तकनीक में क्या होगी, बढ़ोतरी देखने को मिलती है। जैसे पश्चिमी यूरोपीय देश के जो भी व्यक्ति हैं वो अफ्रीका महाद्वीपीय क्षेत्र या एशिया महाद्वीपीय क्षेत्रों में अप्रवास करते हैं तो वहाँ की तकनीक की कुशलताएं जो है ज़्यादा है। इन क्षेत्रों में भी नए नए उद्योग या तकनीकी साधनों को मिल जाएंगे, बढ़ावा मिल जाएगा। तो ये प्रवास की क्या हो गई, परिणाम हो गई। प्रवास की प्रक्रिया क्लियर, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, अंतर्देशीय प्रवास और प्रवास के परिणाम। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम ना? ठीक।